हेलो, एलबी स्कूल भादरा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हम देखिए आज डिस्कस करेंगे 12वीं हिंदी मीडियम बायोलॉजी का जो चैप्टर हमारा चल रहा था जीवों में जनन। उसके अंदर हमने सबसे पहले जनन के प्रकारों की बात की थी, जिसमें आपने अलैंगिक जनन पढ़ा, कायिक जनन पढ़ा और लैंगिक जनन के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज अपना जो नया टॉपिक है वो है लैंगिक जनन की घटनाएँ। देखिए आज का जो टॉपिक है वो है लैंगिक जनन की घटनाएं। देखिए लैंगिक जनन के अंदर कौन कौन सी क्रियाएं होती है, कौन कौन से स्टेप होते हैं, कौन कौन से चरण होते हैं, उन सभी की अगर हम बात करेंगे तो देखिए लैंगिक जनन की परिभाषा क्या होती है। नर और मादा युग्मक का संलयन से अगर कोई जीव बनता है तो उसे लैंगिक जनन कहते हैं। यानी लैंगिक जनन के अंदर हमने देखा कि जो सबसे पहले जो मूलभूत आवश्यकता है वो यही है कि युग्मक बनने चाहिए। युग्मक बनेंगे नर में मादा में, उसके बाद युग्मक एक दूसरे के पास पहुंचेंगे यानी युग्मक स्थानांतरण होगा, फिर वो जुड़ेंगे यानी क्या होगा, निषेचन होगा। उसके बाद उससे जुड़ने के पश्चात भ्रूण बनता है, उसको बोलते हैं भ्रूणोद्भवन या भ्रूण का परिवर्धन। तो ये कुछ क्रियाएं होती है। तो देखिए लैंगिक जनन के अंदर जो ये चरण की या घटनाओं की बात कर रहे हैं ये सभी जीवों में एक जैसी होती है। देखिए लैंगिक जनन तो अलग अलग हो सकता है, अलग अलग प्रकार से हो सकता है, सभी में ये चरण हो सकते हैं, वो अलग अलग प्रकार से हो सकते हैं, लेकिन होंगे ज़रूर। जो स्टेप हम पढ़ेंगे वो सभी जीवों में एक समान होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि लैंगिक जनन से संबंधित संरचनाओं में विभिन्नता हो सकती है, लेकिन लैंगिक चरण के या लैंगिक जनन की चरण सभी जीवों में समान होते हैं। यानी सभी जीवों के अंदर जो लैंगिक जनन की जो घटनाएं होती है, जो चरण होते हैं, वो सभी के अंदर क्या होते हैं, एक समान होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं, तो पहला जो हमें स्टेप पढ़ना है वो है युग्मक जनन। यानी सबसे पहले तो आपको पता है कि नर और मादा युग्मक जो बनेंगे उस क्रिया को हम बोलते हैं युग्मक जनन। और युग्मक जनन के पश्चात अगर नर और मादा युग्मक बन जाते हैं तो वो एक दूसरे के पास पहुंचते हैं और उनके पहुंचने की क्रिया को बोलते हैं युग्मक स्थानांतरण। तीसरा हम कह सकते हैं उसके पश्चात क्या होगा, नर व मादा युग्मक आपस में जुड़ जाते हैं और इस क्रिया को कहते हैं निषेचन। और निषेचन के बाद चौथा स्टेप जो होता है वो होता है भ्रूणोद्भवन। यानी निषेचन के पश्चात भ्रूण का परिवर्धन होता है जिसे हम कहते हैं भ्रूणोद्भवन। तो ये जो चरण होते हैं ये सभी जीवों में होते हैं। कुछ किताबों में इसको 4 स्टेप में न देकर, 4 चरणों में न देकर 3 ही चरणों में दिया जाता है, जिसमें युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण को हम बोलते हैं निषेचन पूर्व अवस्था, क्योंकि ये निषेचन से पहले होती है। युग्मक का निर्माण और युग्मक का स्थानांतरण तो निषेचन के पहले होता है, तो इसको हम एक चरण बोल देते हैं। कुछ किताबों के अंदर ऐसा दिया हुआ है और कुछ किताबों में निषेचन दिया हुआ है दूसरा स्टेप, और तीसरा स्टेप जो है भ्रूणोद्भवन, इसको बोला गया है निषेचन पश्च अवस्था। तो अब देखिए हम बात करेंगे सबसे पहले किसकी, युग्मक जनन की। तो देखिए युग्मक जनन क्या होता है, तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे नंबर 1 युग्मक जनन।
युग्मक जनन को हम कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। देखिए, युग्मक जनन का मतलब है युग्मक का बनना। तो नर के अंदर लैंगिक अंग होते हैं, मादा के अंदर लैंगिक अंग होते हैं, उनके अंदर अगर युग्मक बनते हैं तो इस क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं नर तथा मादा के लैंगिक अंगों में युग्मक निर्माण की क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। तो ये तो युग्मक जनन की परिभाषा है कि नर और मादा जो हैं उनके जो लैंगिक अंग है उसमें युग्मक बनेंगे और उस क्रिया को कहते हैं युग्मक जनन। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद युग्मक जनन को हम डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। तो एक बार उससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे युग्मक जनन की, और युग्मक जनन के अंदर अगर हम बात करें युग्मक किस प्रकार से बनते हैं, तो दोनों के अंदर फ़र्क होता है। कुछ जंतुओं में अलग होते हैं, कुछ में अलग होते हैं, कुछ पादपों में अलग प्रकार से बनते हैं। तो देखिए, जो निम्न श्रेणी के जंतु होते हैं, या हम चलो बात करते हैं प्राणियों की या सभी जीवों की बात करें, तो निम्न श्रेणी के जो जीव होते हैं उनमें जो युग्मक बनते हैं तो बनने वाले युग्मक संरचनात्मक व क्रियात्मक रूप से समान होते हैं तथा इन्हें समयुग्मकी कहा जाता है। तो देखिए, अगर युग्मक बनते हैं तो निम्न श्रेणी के जितने भी जीव हैं, चाहे वो पादप हो चाहे जंतु हो, उनमें जो युग्मक बनेंगे वो दिखने में, संरचना में एक जैसे होते हैं, उनमें कार्य भी एक जैसा होता है, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं, समयुग्मकी। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम लें तो उदाहरण के रूप में जो शैवाल होते हैं, जैसे यूलोथ्रिक्स है, क्लैडोफोरा, इनके अंदर जो युग्मक बनते हैं वो एक जैसे बनते हैं। देखिए, अगर हम इनकी संरचना देखें तो इस प्रकार से होती है। इनमें फ्लैजेला होते हैं दोनों में, और दोनों क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। तो ये क्या होते हैं, समयुग्मकी, यानी युग्मक संरचना में क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। और अगर हम बात करें अन्य जीवों की, तो हम कह सकते हैं अधिकतर जो लैंगिक जनन करने वाले जीवों में युग्मक संरचनात्मक व क्रियात्मक रूप से भिन्न होते हैं, उन्हें विषम युग्मकी कहा जाता है।
यानी अगर नर और मादा के अंदर जो युग्मक बनते हैं दोनों अलग अलग हों संरचना में, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, विषम युग्मकी। जैसे मनुष्य की अगर हम बात करें तो मनुष्य के अंदर जो मादा युग्मक होता है उसको हम क्या कहते हैं, अंडा। तो अंडा इस प्रकार से मादा युग्मक होता है। और अगर हम शुक्राणु की बात करें तो शुक्राणु की जो संरचना होती है, जो नर युग्मक होता है वो एक मनुष्य के अंदर अलग प्रकार से होता है जिसे शुक्राणु कहते हैं। तो मनुष्य में जो अंडा होता है, यानी हम कह सकते हैं मानव में जो मादा युग्मक होता है ये अचल हो सकता है, क्योंकि अंडे में गति नहीं होती। तो मादा युग्मक क्या होता है, अचल होता है। जिसे अंडा कहते हैं। तथा नर युग्मक गतिशील होता है, जिसे शुक्राणु कहा जाता है। तो ये तो युग्मकों के आधार पर है। देखिए, आपने देखा कि अगर युग्मक दोनों एक जैसे होते हैं तो समयुग्मकी हैं, और दोनों की संरचना अलग अलग है तो विषम युग्मकी है। जैसे मानव के अंदर अंडा तो होता है वो इस प्रकार का होता है, शुक्राणु की संरचना अलग होती है। अंडा अचल होता है, शुक्राणु क्या होता है, गतिशील होता है, चल प्रकार का होता है। तो ये हमने देखा, तो इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद युग्मक जनन के कुछ और टर्म्स देखेंगे हम। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है जीवों में लैंगिकता। जीवों में लैंगिकता। देखिए, लैंगिकता का क्या तात्पर्य होता है। लैंगिकता का तात्पर्य होता है कि लैंगिक अंग किस प्रकार से स्थित होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो निम्न श्रेणी के जो जीव होते हैं, निम्न श्रेणी के जीवों में युग्मक संरचना में एक समान होते हैं, तथा एक ही जनक पर बनते हैं। उन्हें समथैलिक कहा जाता है। समथैलिक का मतलब एक ही जीव पर दोनों युग्मक बन जाते हैं। और उदाहरण के तौर पर है, इसका उदाहरण लें तो म्यूकर जो है, म्यूकर में ऐसा होता है कि दोनों के अंदर दोनों युग्मक एक ही जीव के शरीर पर बन जाते हैं, और उसे हम कहते हैं समथैलिक। अब देखिए, बात करें पुष्पीय पादपों की, क्योंकि पादपों की बात करें तो सबसे विकसित पादप कौन से होते हैं, पुष्पीय पादप। और पुष्पीय पादप के अंदर हम देखें तो मान लीजिए पुष्प की संरचना को यहाँ बनाएं, तो पुष्प जिससे जुड़ता है उस संरचना को कहते हैं पुष्पवरंत, और इसका जो ऊपर वाला फूला हुआ भाग होता है पुष्पवरंत का, उसको कहते हैं पुष्पासन। और इसमें जो कलिका अवस्था में जो छोटी छोटी हरी पत्तियाँ होती है उसको कहते हैं बाह्यदल, और जो रंगीन पत्तियाँ होती है पुष्प की उसे हम कहते हैं दल।
और इसमें जो नरजनिक अंग होता है उसे कहते हैं पुंकेसर, और मादाजनिक जो अंग होता है उसे हम कहते हैं अंडप या स्त्री केसर। तो पुष्प में तो इस प्रकार से नर और मादा लैंगिक अंग स्थित होते हैं, लेकिन पुष्पीय पादपों के अंदर कुछ पादप तो ऐसे होते हैं जिनमें दोनों होते हैं, और दोनों संरचनाएं होंगी तो उसे उभयलिंगी या द्विलिंगी कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं अधिकांश या पुष्पीय पादप में अधिकांशतः नर जनन अंग पुंकेसर तथा मादा जनन अंग स्त्री केसर, जिसको आप अंडप भी बोल सकते हो, दोनों एक ही पुष्प पर स्थित होते हैं, जिसे उभयलिंगी या द्विलिंगी कहते हैं। यानी दोनों आप देख सकते हो दोनों एक ही पुष्प पर स्थित हैं, इस कारण इसे हम कहेंगे उभयलिंगी या द्विलिंगी। उसी प्रकार से कुछ पुष्प ऐसे होते हैं, कुछ पुष्पों में केवल एक जननिक अंग होता है, केवल और केवल एक जननिक अंग होता है, या तो नर होगा या मादा लैंगिक अंग होंगे। यानी हम कह सकते हैं या तो पुंकेसर होगा या स्त्री केसर होगा, जिन्हें एक लिंगी कहा जाता है। तो आपने देखा कि पुष्पों की अगर हम बात करें तो पुष्पों में भी नर और मादा लैंगिक अंग होते हैं। अगर बात करें निम्न श्रेणी के जंतुओं की, जैसे केंचुआ है, तो केंचुए में क्या होता है, दोनों जनन अंग स्थित होते हैं, तो वो भी द्विलिंगी हो सकता है, उभयलिंगी हो सकता है। यानी हम कह सकते हैं कुछ निम्न श्रेणी के जो जंतु हैं, कुछ निम्न श्रेणी के जंतु जैसे एस्केरिस, केंचुआ आदि में नर तथा मादा दोनों लैंगिक अंग उपस्थित होते हैं। इस कारण इन्हें एक लिंगी कहा जाता है। इन्हें एक लिंगी द्विलिंगी कहा जाता है या उभयलिंगी कहा जाता है, क्योंकि दोनों जननिक अंग उपस्थित हैं। और मनुष्य क्या होता है भाई, एक लिंगी होता है, आपको पता ही है। मनुष्य या मानव या हम कहें विकसित जंतु, ये क्या होते हैं, एक लिंगी होते हैं। तो ये तो बात हो गई किसकी, लैंगिकता की। लैंगिकता का तात्पर्य है
नर और मादा के अंदर लैंगिक अंग एक जीव पर भी हो सकते हैं, अलग अलग पर भी हो सकते हैं और अलग अलग पर हो सकते हैं। तो उनके उदाहरण हमने यहाँ पर अभी देखा और उसके बारे में हमने चर्चा की। तो आप इसको नोट कर लीजिए एक बार। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं युग्मक निर्माण के दौरान कोशिका विभाजन। सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस। युग्मक निर्माण के दौरान कोशिका विभाजन कैसे होता है, देखिए उदाहरण लेते हैं। ये डायग्राम आपको बनाना नहीं है। मनुष्य की जो कोशिकाएं होती है, जनन कोशिकाएं, वे द्विगुणित होती हैं और इनमें होता है अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन के कारण इसमें से अगुणित क्या बनते हैं, युग्मक बनते हैं, नर और मादा युग्मक, जो कि क्या होते हैं, अगुणित होते हैं। और फिर ये जुड़ जाते हैं, निषेचन हो जाता है और क्या बन जाता है, युग्मनज। और इस युग्मनज में क्या होता है फिर समसूत्री विभाजन। और समसूत्री विभाजन से पूरा जीव बनता है जो कि द्विगुणित होता है। तो अब देखिए, अगर यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता तो गुणसूत्रों की संख्या किसी जीव में निश्चित नहीं बनी रहती। क्यों नहीं बनी रहती? क्योंकि अर्धसूत्री में तो आधे हो जाते हैं। अगर मान लो जो अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, समसूत्री होता, तो ये गुणसूत्र समान रहते, तो द्विगुणित से द्विगुणित युग्मक बनता है, इधर से द्विगुणित से द्विगुणित युग्मक बनता है। और जब जुड़ते तो ये चतुर्गुणित हो जाता, 4n हो जाता, 4n लिखना पड़ता है यहाँ पर। लेकिन ऐसा नहीं होता। इसका कारण यही है कि युग्मक निर्माण के दौरान अर्धसूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन के अंदर हम कह सकते हैं जो युग्मक बनते हैं वे अगुणित होते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर कोशिकाएं कैसी होती, अगुणित होती, तो भी अर्धसूत्री विभाजन होता। यानी हम कह सकते हैं कि युग्मक निर्माण करने वाली कोशिकाएं अगुणित हों या द्विगुणित हों, युग्मक सदैव अगुणित होते हैं, क्योंकि युग्मक निर्माण के समय अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है, इस कारण प्रत्येक जीव में गुणसूत्र की संख्या निश्चित बनी रहती है। यानी हम कह सकते हैं किसी भी जीव के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं उनकी संख्या न तो बढ़ती है न घटती है, वो निश्चित बनी रहती है।
और उसका कारण यही है कि अगर कोई भी जीव द्विगुणित होता है तो उसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, जिससे अगुणित युग्मक बनेंगे, फिर निषेचन होगा, द्विगुणित युग्मनज बनेगा, उससे फिर जो जीव बनता है उसमें समसूत्री विभाजन होता है, उसको हम कहते हैं भ्रूणोद्भवन। यानी लैंगिक जनन जो हमने पढ़ा उसका प्रथम चरण है युग्मक निर्माण। यानी युग्मक कैसे बनते हैं? युग्मक अगर एक जैसे होते हैं तो समयुग्मकी होता है, अलग अलग होते हैं तो विषम युग्मकी होता है। उच्च विकसित जो पादप हो या जंतु हो उसमें युग्मक की संरचना अलग अलग होती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि वो विषम युग्मकी प्रकार का होता है। युग्मक बनते हैं अगर एक ही जीव पर बनते हैं तो उसे द्विलिंगी या उभयलिंगी कह देते हैं, अलग अलग पर बनते हैं तो उसे एक लिंगी कह देते हैं। और इस प्रकार से जो युग्मक बनते हैं उस समय अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्यों होता है? क्योंकि गुणसूत्रों की संख्या नियत बनी रहती है। तो ये हमने पढ़ा युग्मक जनन, और हमने पढ़ा जीवों में लैंगिकता कि किस प्रकार से जो जीव होते हैं उनमें जनन अंग होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि युग्मक निर्माण के दौरान कैसा कोशिका विभाजन होता है, और आपने देखा कि कोशिका विभाजन कैसा होता है, अर्धसूत्री प्रकार का होता है। तो ये तो हमारी आज के लेक्चर की समरी थी, या हम कहें एक छोटा रूप मैंने अभी आपको बताया। और तो एलबी स्कूल भादरा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए, अपने नोट्स को बनाते रहिए, अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। धन्यवाद।